ड्रोन हमले पर रूस के रक्षा मंत्री का विध्वंसक बयान सामने आया है। पश्चिमी देश यूक्रेन को नरसंहार की ओर ले जा रहे हैं, ये कहा है शोइगु ने। रूस ड्रोन हमले का विध्वंसक बदला लेगा, यानी रूस किसी भी सूरत में यूक्रेन को नहीं छोड़ेगा, विध्वंसक बदला लेगा। रूस ने यूक्रेनी सेना प्रमुख को वांटेड घोषित कर दिया है, यानी हर हाल में इस घटनाक्रम का, इस ड्रोन अटैक का हमला लिया जाएगा रूस द्वारा यूक्रेन से। और टीवी9 भारतवर्ष दुनिया का वो पहला न्यूज चैनल है जिसने ये दावा किया था कि 29 मई के बाद से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव अटैक प्लान शुरू होगा। 29 मई के बाद से रूस पर सबसे भीषण प्रहार होगा, और जो हमने कहा आखिरकार वही हुआ। 29-30 मई की दरमियानी रात को यूक्रेन का इंतकाम दुनिया ने देखा, वो भी आत्मघाती ड्रोन के जरिए। राजधानी मॉस्को के रेड जोन से लेकर रिहायशी इलाकों तक ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी स्ट्राइक हुई। चंद घंटों के भीतर पुतिन का अभेद्य किला थर्रा उठा, क्योंकि यूक्रेनी फोर्स ने करीब 32 फिदायीन हमले किए। तो क्या रूस यूक्रेन जंग में बैटल ऑफ कैपिटल का आगाज हो चुका है? क्या आज की रात जंग का फाइनल डे है? देखिए। उनतीस मई 2023 की रात 12 बजे से मॉस्को पर ड्रोन स्ट्राइक का आगाज हुआ, जो 30 मई की सुबह तक ताबड़तोड़ अंदाज में जारी रहा। यकीन मान, चंद घंटों के भीतर यूक्रेन की तरफ से ऐसा ड्रोन हमला हुआ जिससे रूस की कैपिटल मॉस्को थर्रा गई। हर तरफ सनसनी मच गई, क्योंकि इस बार यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स का टारगेट था मॉस्को का रिहायशी इलाका। घर, मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टी। रात के अंधेरे में शुरू हुई ड्रोन स्ट्राइक 30 मई की सुबह तक जारी रही, जिसके चलते मॉस्को में कई घंटों तक खौफ पसरा रहा। ड्रोन हमले और रेड अलर्ट सायरन के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए दुबके और सहमे बैठे रहे। रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की माने तो यूक्रेनी सेना ने राजधानी मॉस्को पर 8 ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी सेना के सभी 8 ड्रोन एयरक्राफ्ट टाइप यूएवी थे। 3 ड्रोन्स ने मॉस्को के रिहायशी इलाकों पर हमला किया, जबकि 5 ड्रोन्स को रूसी डिफेंस ने शॉट डाउन कर दिया। रूसी डिफेंस के दावे को अगर सच माने तो यूक्रेन के महज 3 आत्मघाती ड्रोन ने ही मॉस्को को दहलाया। राजधानी मॉस्को के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। लेकिन मॉस्को से ड्रोन हमले से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मॉस्को के इस बहुमंजिला इमारत को देखिए, जिसके ऊपरी हिस्से में यूक्रेन का यूएवी टकराया। इमारत के शीशे टूटे हुए हैं। आगे का हिस्सा आग की लपटों और धुएं के चलते झुलस चुका है। वहीं इमारत के सामने से गुजर रही सड़क पर ड्रोन का मलबा पड़ा है। ठीक इसी तरह मॉस्को के करीब आधा दर्जन इलाकों में ड्रोन हमले से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं हाई राइज बिल्डिंग के शीशे टूटे हुए हैं, तो कहीं घरों से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या यूक्रेन ने मॉस्को पर 8 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक की? क्योंकि रूसी टेलीग्राम चैनल की तरफ से ड्रोन हमले से जुड़ा जो खुलासा हुआ है, वो ये कि कैपिटल मॉस्को पर यूक्रेन ने 32 यूएवी से अटैक किया,
जिनमें 19 यूक्रेनी आत्मघाती ड्रोन्स को मार गिराया गया। 10 ड्रोन ने मॉस्को के अलग अलग इलाकों में अटैक किया। 3 ड्रोन्स मॉस्को के रिहायशी इलाकों में इमारतों से टकराए। भले ही रूस मॉस्को पर की गई यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक को आतंकी घटना करार दे रहा हो, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को के आसमान में परवाज भर रहे थे, जिस वक्त मॉस्को के रिहायशी इलाकों को हिट कर रहे थे, उस वक्त रूसी डिफेंस क्या कर रहे थे? क्यों उन्होंने यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक को नाकाम नहीं किया? क्यों रूसी डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स को तबाह नहीं किया? क्योंकि राजधानी मॉस्को में मौजूद क्रेमलिन की जो इमारत है, उसके करीब 30 किलोमीटर के दायरे में यूक्रेन के तमाम ड्रोन हमले हुए हैं। 30 किलोमीटर के दायरे में मौजूद रिहायशी इलाकों को यूक्रेनी ड्रोन्स ने टारगेट किया है। वो भी तब जब कैपिटल मॉस्को के इस रेड जोन में दर्जनों की तादाद में डिफेंस सिस्टम है। S-350, S-400 और पंजशीर जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम 24/7 एक्शन के लिए तैनात है। सिर्फ मई महीने में मॉस्को पर हुई यूक्रेन की तरफ से ये ड्रोन स्ट्राइक इस बात का संकेत है कि यूक्रेन के आत्मघाती लड़ाकों ने रूसी डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए मॉस्को में बारूदी कोहराम मचाया। मॉस्को के रेड जोन में अपना जंगी ट्रेलर दिखाया। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के अनमैन्ड लड़ाकों ने राजधानी मॉस्को के उस इलाके में भी दस्तक दी जहां रूसी प्रेसिडेंट पुतिन रहते हैं, उनका परिवार रहा है। दरअसल यूक्रेन की तरफ से मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमले से जुड़ा यह भी खुलासा हुआ है कि यूक्रेनी ड्रोन पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक भी पहुंचा। पैलेस से 10 किलोमीटर दूर ड्रोन को मार गिराया गया। पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को तबाह किया। मतलब ये कि इस बार यूक्रेन की तैयारी पुतिन पर भी हमले की थी, मगर वक्त रहते रूसी डिफेंस सिस्टम ने UJ-22 कामिकाज़ी ड्रोन को मार गिराया। वरना अगर यूक्रेनी ड्रोन पुतिन के प्राइवेट पैलेस को हिट करता तो उसका अंजाम भयावह हो सकता था। पहले 3 मई, फिर 15 मई और अब 30 मई, यानी 1 महीने में 3 बार राजधानी मॉस्को ड्रोन स्ट्राइक से दहली है। प्रेसिडेंट पुतिन तक पर हमले की साजिश रची गई है। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल ये यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का इंतकाम है, यूक्रेनी सेना का बदला है, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों पर हमले कर रहा था, ड्रोन मिसाइल और MLRS से बारूद बरसा रहा था। मगर 29 मई को कीव डे के मौके पर रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर ही भीषण ड्रोन हमला किया, जिसके चलते आधे से ज्यादा कीव थर्रा उठा। बीते 48 घंटों से कीव धधक रहा है। राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों में जबरदस्त कोहराम और तबाही मची है। इमारतें खंडहर हो चुकी हैं, घर मकान तहस नहस हो चुके हैं। हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही दिखाई दे रही है। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन के बीच अब बैटल ऑफ कैपिटल का आगाज हो चुका है, यानी सीधे मेन लैंड पर अटैक, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि अब 2 मुल्कों की जंग अपने फाइनल फेज में है, जिसमें किसी भी वक्त एटॉमिक कोहराम मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन को हथियार सप्लाई पर भड़का है रूस ट्रैक कर रहा है सप्लाई रूट, ये कहा है शोइगु ने। यूक्रेन के हथियार डिपो हमारे टारगेट पर हैं, ये भी कहा। ट्रैक कर रहे हैं वो रूट जिसके जरिए हथियार पहुंच रहे हैं। खेमलेंस्की तेर्नोपिल के हथियार डिपो को तबाह करा है। शोइगु ने कहा कि हम इन डिपो को तबाह करेंगे। यूक्रेन के हथियार डिपो हमारे टारगेट पर हैं और हमारे निशाने पर हैं।
ये हैरान करने वाली बात है कि एक सुपर पावर की राजधानी पर ड्रोन अटैक हो गए। मॉस्को की सुरक्षा अचूक और अभेद्य मानी जाती रही है, लेकिन 3 मई को क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ और इसके 27 दिन के बाद मॉस्को पर ड्रोन की बरसात हो गई है। मॉस्को में पुतिन ने जनवरी के महीने में ही एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी थी। मॉस्को के बाहरी इलाकों से लेकर अहम संस्थानों तक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। बावजूद इसके यूक्रेन ड्रोन से हमला करने में कामयाब हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए यूक्रेन ने कैसे बनाया हमले का प्लान और रूस कैसे हो गया नाकाम। मॉस्को पर बरस रहे ये ड्रोन रूसी राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत बता रहे। रूस की राजधानी जिसे अभेद्य किला माना जाता रहा, उसके सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल उठा रहे। मॉस्को की हाई राइज इमारतों से उठता धुआं इस बात का संकेत है कि यूक्रेन ने मॉस्को का डिफेंस सिस्टम ही धुआं कर दिया है। 30 मई को मॉस्को के आसमान पर ज़ेलेंस्की की ड्रोन सेना मंडराने लगी। मॉस्को के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आने लगी। यह पहली बार हुआ है कि मॉस्को पर इतने बड़े पैमाने पर हमले हुए। नागरिकों को सबवे में शरण लेनी पड़ी। एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। यूक्रेन वो सब करने में कामयाब हो गया जो अब तक रूस उसकी राजधानी में करता रहा है। युद्ध के शुरुआती दौर में कीव पर ड्रोन अटैक होते रहे, लेकिन एयर डिफेंस मिलने के बाद अब यूक्रेन हर बार दावा करता है कि उसके सिस्टम ने रूस के ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए। तो क्या रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमले रोकने में नाकाम हो गए? ये सवाल इसलिए क्योंकि ड्रोन अटैक पर 2 बयान आए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मॉस्को पर 8 ड्रोन अटैक हुए हैं, जिनमें से 5 ड्रोन गिरा दिए गए और एंटी ड्रोन सिस्टम से 3 ड्रोन का सिस्टम जाम कर दिया गया। जबकि रूस के एक टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि मॉस्को पर 32 ड्रोन हमले हुए हैं। रूस सिर्फ 19 हमले इंटरसेप्ट कर पाया। रूस ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से भी इस हमले को देखा जाए तो सवाल यही है कि क्या मॉस्को की सुरक्षा में चूक हुई या रूस के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। रूस को इस बात की आशंका पहले से थी कि मॉस्को पर ड्रोन अटैक हो सकते हैं और इसीलिए राजधानी के अहम ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। रूस ने जनवरी के महीने में ही रक्षा मंत्रालय के भवन की छत पर पंशीर S1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया था। रूस ने जनवरी के महीने में मॉस्को के बाहर जंगलों में पंशीर S1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए। एयर डिफेंस की दूसरी लेयर में शहर के बॉर्डर पर S300 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। शहर के बाहरी इलाकों में S400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए और आखिरी लेयर में सबसे एडवांस्ड S500 एयर डिफेंस सिस्टम राजधानी के अहम ठिकानों की सुरक्षा में तैनात किए गए। मॉस्को के लिए 4 लेयर का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। बावजूद इसके मॉस्को पर यूक्रेन मास अटैक करने में कामयाब हो गया, जबकि रूस के ये एयर डिफेंस सिस्टम सबसे बेहतर और अचूक माने जाते हैं।
मॉस्को के बाहर तैनात पंजशीर S1 एयर डिफेंस सिस्टम में एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल लगी होती है। गन से 4 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। मिसाइल से यह सिस्टम 1 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को ध्वस्त कर देता है। ये 4 टारगेट पर एक साथ हमला कर सकता है। S300 एयर डिफेंस सिस्टम में 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगी होती है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है। S400 एयर डिफेंस सिस्टम में भी 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगी होती है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक होती है। S500 एयर डिफेंस सिस्टम में भी 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगी होती हैं। इसकी रेंज 5 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक होती है। मॉस्को में 4 किलोमीटर की रेंज से लेकर 600 किलोमीटर की रेंज तक के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। लेकिन फिर भी यूक्रेन हमला करने में कामयाब हो गया। तीन मई को जब क्रेमलिन के गुंबद पर एक ड्रोन में विस्फोट हुआ, तब भी आरोप यूक्रेन पर लगे, लेकिन इसको रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया गया था। अब एक साथ 32 ड्रोन अटैक हुए हैं और इस बार यह सबूत भी है कि ड्रोन यूक्रेन के हैं। मॉस्को पर UJ-22 नाम के ड्रोन से अटैक किया गया है। इसे यूक्रेन की कंपनी UKR जेट बनाती है। इसकी क्रूजिंग स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रेंज है 800 किलोमीटर। ये 7 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन सैन्य सर्वेक्षण के लिए बनाया गया था। यूक्रेन ने इसे अपग्रेड करके कामिकाज़े ड्रोन में तब्दील कर दिया है। इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रूस की राजधानी को दहला दिया है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन ने यह कैसे किया? मॉस्को पर ड्रोन अटैक की पहली थ्योरी यह है कि क्या यूक्रेन ने ड्रोन को अपग्रेड करके ऐसा बना लिया है जिसे डिफेंस सिस्टम का रेडार ट्रेस नहीं कर पाया। दूसरी थ्योरी यह है कि क्या ड्रोन इतनी कम ऊंचाई पर उड़ाए गए कि वो रेडार की पकड़ में नहीं आए। तीसरी थ्योरी यह है कि यूक्रेन ने स्वॉर्म स्टाइल में हमला किया जिससे रेडार की पकड़ में नहीं आए, क्योंकि यूक्रेन ने हर 2 ड्रोन के बीच में 500 मीटर का क्रूज डिस्टेंस यानी उड़ान की दूरी बनाकर रखी। मुमकिन है कि रूस के डिफेंस सिस्टम के रेडार कम ऊंचाई पर उड़ते और झुंड की शक्ल में आए ड्रोन को ट्रेस ना कर पाए हो। यूक्रेन भले ही इस कामयाबी का जश्न मना रहा हो, भले ही उसकी सेना का जोश आई हो, लेकिन इस हमले के बाद यह तय है कि यूक्रेन पर पहले से ज्यादा, पहले से विध्वंसक और पहले से घातक हमला तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी। काला सागर में कैलिबर मिसाइल शिप की तैनाती बढ़ा दी है। काला सागर में 12 मिसाइल शिप तैनात किए गए हैं। आज रात हो सकता है यूक्रेन पर बड़ा अटैक। नेटो देशों से भेजे गए एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें और ड्रोन ने इस वक्त यूक्रेन को अचानक बेहद ताकतवर बना दिया है। एयर डिफेंस रूस के हमलों को नाकाम कर रहा है, तो दूसरी तरफ ड्रोन और स्टॉर्म शैडो से यूक्रेन प्रहार कर रहा है। अब रूस यूक्रेन की इसी ताकत को खत्म करने का प्लान तैयार किया गया है। रूस का मकसद यूक्रेन में मौजूद तमाम एयर डिफेंस को खाली करना है ताकि आसमानी कवच खत्म हो जाए। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के उस विमान को खत्म करने की कोशिश में है जिससे स्टॉर्म शैडो फायर हो रहा है। इतना बारूद की लोहा भी पिघल जाए। इतना घातक बम कि एक बड़ा इलाका राख में बदल जाए।
ऐसा ताबड़तोड़ प्रहार कि यूक्रेन का एयर डिफेंस एक पल के लिए भी खामोश न हो। पुतिन का ऐसा प्लान कि यूक्रेन का कवच खोखला हो जाए। चुन चुनकर ऐसे हमले की ना एयर डिफेंस में मिसाइलें बच जाएं और ना ही स्टॉर्म शैडो को फायर करने के लिए फाइटर जेट। रूस की आर्मी अब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हमले कर रही है। इसके लिए रशियन आर्मी ने कुछ खास हथियारों का सिलेक्शन किया है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, यूक्रेन का हथियार खत्म। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के तमाम हथियार डिपो हैं। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए रूस नेटो देशों से आए तमाम हथियारों को खत्म करना चाह रहा है। यही वजह है कि रूस अब फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है ताकि हथियार के गोदाम में मौजूद एक तिनका भी सही सलामत ना बचे। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब जिस जगह गिरता है वहां का करीब 300 मीटर का इलाका पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। ये दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु हथियार है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब थर्मोबैरिक हथियार है। रूस ने साल 2007 में इसे विकसित किया। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का वजन 500 किलो है। स्टॉर्म शैडो का इलाज, टारगेट पर बमबाज। ये यूक्रेन का सुखोई 24S फाइटर जेट है। अब ये रूस के टारगेट पर है क्योंकि इसी फाइटर जेट से यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल फायर कर रहा है। रूस चुन चुनकर सुखोई 24 को खत्म कर रहा है ताकि यूक्रेन में भेजे गए स्टॉर्म शैडो कबाड़ की तरह पड़े रह जाएं। इसके अलावा रूस यूक्रेन में मौजूद तमाम एयर डिफेंस को खाली करवा रहा है ताकि यूक्रेन का आसमानी कवच खत्म हो जाए और फिर मिसाइलों और हवाई हमले से यूक्रेन को बर्बाद किया जा सके। रूस ने कीव में पैट्रियट एयर डिफेंस को नष्ट करने का दावा किया है। रूस ने मिसाइल से पैट्रियट को खत्म करने का दावा किया। पैट्रियट को खाली करने के लिए ही कीव पर ताबड़तोड़ हवाई अटैक जारी है। कीव पर शनिवार से लगातार ड्रोन और मिसाइल का हमला पैट्रियट को खाली कराने के लिए ही किया जा रहा है। शनिवार रात से रूस की तरफ से 54 ड्रोन कीव के आसमान में भेजे गए, जिनमें से 52 ड्रोन को गिरा दिया गया। रविवार को एयर डिफेंस की 52 मिसाइलें भी नष्ट हुई। सोमवार को 30 ड्रोन को गिराने के लिए 30 मिसाइलें नष्ट हो गईं। 37 क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं, यानी 37 और एयर डिफेंस मिसाइलें नष्ट हुई। सिलसिला जारी है। पैट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस की बदौलत यूक्रेन ने रूस के सभी ड्रोन और मिसाइलों को गिरा दिया। लेकिन सवाल है कि क्या उन मिसाइलों में वॉरहेड था? ड्रोन में विस्फोटक है या नहीं? मिसाइलें डमी है या वॉरहेड से लैस? इसकी जांच हवा में ही करना नामुमकिन है। इसलिए यूक्रेन रिस्क नहीं ले रहा है और कीव में मौजूद तमाम एयर डिफेंस लगातार काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस जल्दी से जल्दी यूक्रेन के एयर डिफेंस को खाली करने के प्लान को आगे बढ़ा रहा है। रूस बगैर विस्फोटक वाले सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के फाइटर जेट डमी मिसाइलें दाग रहे हैं। एयर डिफेंस वाले इलाकों पर ही ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है।
ब्लैक सी से आई लेटेस्ट रिपोर्ट भी रूस के इसी प्लान की तरफ इशारा कर रही है। ब्लैक सी में अचानक रूस ने तैनाती बढ़ा दी है। काला सागर में रूस ने 11 युद्धपोत भेजे हैं। 11 में से 6 कैलिबर मिसाइल लॉन्चर पोत हैं। जाहिर है ब्लैक सी से मिसाइल बरसाने की तैयारी है। ब्लैक सी से भी अब यूक्रेन पर डमी मिसाइलें बरसाई जा सकती हैं ताकि यूक्रेन के आसमानी कवच को भेदने का प्लान जल्द से जल्द कामयाब हो सके। पश्चिमी देशों के लिए एयर डिफेंस की मिसाइलों की सप्लाई को तेज करना एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रूस ने एयर डिफेंस को खाली करने का प्लान तैयार किया है। रूस का दावा है कि सोमवार की रात यूक्रेन के एक एयर बेस को तबाह कर दिया गया। हमले में यूक्रेन के कई एयरक्राफ्ट और रेडार नष्ट हो गए। एयर बेस पर मौजूद हथियारों का गोदाम भी राख बन गया। खमेलनित्स्की इलाके में भी यूक्रेन का एक सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया गया। रूस के घातक हथियारों ने यहां रनवे को डैमेज कर दिया और यूक्रेन के 5 फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया। खेरसोन में भी रूस का हमला जारी है। यहां रूस ने यूक्रेन का होवित्जर और मोर्टार टीम पर हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, कनाडा के जंगलों में धधकी भीषण आग। कई दिन से लगी आग बुझाने की कोशिश नाकाम रही है। अल्बर्टा में 790 हेक्टेयर जंगल खाक हो गया है। 16,000 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। नेटो एक तरफ यूक्रेन को हथियार देकर रूस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, दूसरी तरफ बाल्टिक से लेकर फिनलैंड की खाड़ी तक उसने एक बड़ा प्लान तैयार किया है जिससे उस इलाके में अपना दबदबा बढ़ा सके। लेकिन रूस ने पलटवार इतनी बड़ी तैयारी की है उसमें, जिसने 400 साल पहले हुए भीषण जंग की याद दिला दी है। वो जंग सोवियत संघ के नोवगोरोद प्रांत को बचाने के लिए थी और अब उसी इलाके में अमेरिका बड़ी होशियारी से खेल कर रहा है। लेकिन पुतिन के आक्रामक रुख से लग रहा है कि बैटल ऑफ नोवगोरोद 2 शुरू हो सकती है। जैसे नोवगोरोद से दुश्मनों को खदेड़ा था, इसी तरह अब रूस बड़े पलटवार की तैयारी में है। बाल्टिक में उठा बवंडर, आर्कटिक में बरसी आग। नाटो होगा नेस्तनाबूद, शुरू हुई बैटल ऑफ नोवगोरोद। बाल्टिक देशों से लेकर फिनलैंड की खाड़ी तक का इलाका जो आगे आर्कटिक तक जाता था, वो सोवियत गणराज्य का नोवगोरोद प्रांत था। अब उसी इलाके में भीषण जंग शुरू हो सकती है क्योंकि फिनलैंड के साथ मिलकर फिनलैंड की खाड़ी में नेटो एस वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। यानी ठीक रूस के एकदम पास नेटो युद्धाभ्यास कर रहा है। जाहिर है इससे रूस तमतमा रहा है। वैसे भी फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। बात यही खत्म नहीं होती। बाल्टिक देश लातविया में भी अमेरिकी बॉम्बर ने बमबारी की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जिससे हालात काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं क्योंकि बाल्टिक सागर के पास रूस का एटमी बेस कैलिनिनग्राद है। जैसे ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने बम गिराए, वैसे ही कैलिनिनग्राद पर अलर्ट जारी हो गया। एक तरफ नेटो की वॉर एक्सरसाइज, दूसरी तरफ लातविया में अमेरिकी बॉम्बर की दहाड़। कहीं ये किसी बड़ी जंग का संकेत तो नहीं, क्योंकि एक साथ 2 जगहों पर इतने बड़े स्तर पर नेटो ने कभी भी वॉर एक्सरसाइज नहीं की। क्या ये रूस को उकसाने के लिए तो नहीं? क्योंकि ये पहली दफा है जब फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद नेटो एस वॉर एक्सरसाइज कर रहा है।
सोवियत संघ के साम्राज्य में सेंध लगाने के लिए स्वीडन और जर्मनी ने हाथ मिलाया था, जिसका मकसद सोवियत संघ के बड़े हिस्से नोवागोरोद पर कब्जा करना था। तब सोवियत सम्राट आइवन ने कमान संभाली थी और बैटल ऑफ नोवगोरोद छेड़ डाली थी, जिसमें दुश्मनों को खदेड़कर नोवगोरोद का अस्तित्व बरकरार रखा गया था। तो क्या नोवाग्राद 2 जंग शुरू होने वाली है? क्या पुतिन एक साथ बाल्टिक देशों पर हमला करेंगे? क्या पुतिन फिनलैंड और स्वीडन को सबक सिखाकर रहेंगे? वैसे भी पुतिन का ख्वाब है कि वापस स्टालिन युग रूस में लाया जाएगा। रूस का दायरा सोवियत संघ जैसा बढ़ाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक नोवगोरोद जैसी जंग भड़क सकती है। ऐसे में अगर नेटो ठीक रूस की नाक के नीचे वॉर एक्सरसाइज करने की हिम्मत दिखा रहा है, तो रूस ने भी नेटो की सबमरीन डुबोने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। और इस वॉर प्रैक्टिस के लिए वही जगह चुनी है जहां पुतिन की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात रहती है। दरअसल रूस उन दोनों इलाकों पर काउंटर कर रहा है जहां नेटो और अमेरिका रूस को अपना दमखम दिखाकर डराने की कोशिश में है। अगर बाल्टिक देश लात्विया में अमेरिका की बॉम्ब विंग के 4 लैंसर बॉम्बर बम गिराकर तबाही का ट्रेलर दिखा रहे हैं, तो वही पास में कैलिनिनग्राड के मिलिट्री बेस पर अलर्ट जारी करके रूस ने बता दिया है कि वो पलटवार के लिए तैयार है। लैंसर बम की एक्सरसाइज पर अमेरिकी एयरफोर्स ने कहा है, बाल्टिक सागर एक अहम संवेदनशील इकोनॉमिक कॉरिडोर है। हवाई और समुद्री मार्ग दोनों की निगरानी करना और सुरक्षित पैसेज देना हमारी अहम जिम्मेदारी है। यानी ये अमेरिका का सीधा ऐलान है कि उसके बॉम्बर बाल्टिक के आसमान में गश्त करते रहेंगे और लात्विया में प्रैक्टिस करके इशारा दिया है कि वो गड़बड़ी करने वालों को तबाह करने में देरी नहीं लगाएंगे। लेकिन रूस कैलिनिनग्राड मिलिट्री बेस है जहां न्यूक्लियर वेपन की भी तैनाती है। ऐसे में अमेरिका के लिए बाल्टिक में दबदबा बनाने में काफी मुश्किल हो सकती है। ठीक इसी वक्त दूसरी जगह भी रूस ने एक बड़ी तैयारी की। फिनलैंड में नेटो की वॉर एक्सरसाइज को काउंटर करने के लिए आर्कटिक में नेटो की सबमरीन डुबोकर यह दिखा दिया है कि आर्कटिक में बैठे बैठे वो फिनलैंड की खाड़ी में तबाही मचा सकता है, जहां इस वक्त एस वॉर एक्सरसाइज चल रही है। यानी पुतिन का सीधा मैसेज है कि वो किसी भी सूरत में बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक नेटो का फैलता दायरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नेटो ने दबदबा बनाने के लिए इस इलाके में रूस को उकसाने की कोशिश की, तो पुतिन बैटल ऑफ नोवगोरोद पार्ट 2 के लिए पूरी तरह तैयार है। अंतर सिर्फ इतना है कि तब आइवन द ग्रेट ने नोवगोरोद की सुरक्षा की थी। अब व्लादिमीर पुतिन रूस के वर्चस्व के लिए नेटो का मंसूबा रौंदने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में 2, 4 या 10, 20 नहीं बल्कि हजारों अमेरिकी सैनिकों के जंग के मैदान में होने की खबरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इससे जुड़ी रिपोर्ट वहीं के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने छापी। मतलब यह कि रूस के खिलाफ सिर्फ यूक्रेन नहीं, अमेरिकी फौज भी हजारों की तादाद में मैदान में खड़ी है। कुछ अमेरिकी सैनिक वहां मारे भी गए। हालांकि मोर्चे पर कितने सैनिक तैनात हैं या फिर वो ट्रेनिंग देने के मकसद से वहां गए हैं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इतना तय है कि पुतिन के खिलाफ अमेरिका छिपे तौर पर ही सही लेकिन जंग में पूरी तरह घुस चुका है। जिसका डर था वही हुआ।
यूक्रेन जंग में कूद गया अमेरिका। हो गया नेटो वर्सेस पुतिन। वॉशिंगटन पोस्ट ने ऐसी रिपोर्ट छापी जिसने अमेरिका को बेनकाब कर दिया। हथियार तो वो पहले से ही दे रहा था, लेकिन इस खबर में यह दावा किया गया है कि यूक्रेन में 2, 4 या 10 नहीं बल्कि बाइडेन के हजारों जवान मैदान जंग में उतर चुके हैं। हालांकि उनकी संख्या कितनी होगी ये तो नहीं लिखा गया, लेकिन इस रिपोर्ट के छपने से पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि अमेरिका के 20,000 लोगों ने जंग से जुड़ने की इच्छा जताई थी, जिन्हें हर महीने $500 यानी 42,000 से लेकर $3,500 यानी करीब 3 लाख रुपए तक देने का वादा किया गया। एक सच ये भी है कि भले ही उन जवानों की संख्या का पता ना हो, लेकिन युद्ध के मैदान में 16 अमेरिकी मारे जा चुके हैं। जिनमें कईयों की अस्थियां अमेरिका पहुंचाई जा चुकी। मारे गए इन शहीदों के परिवार ने उनकी निशानियां भी दिखाई और ये तस्वीरें भी दुनिया के सामने आ चुकी। यही वो सच है जिससे साबित होता दिख रहा है कि युद्ध यूक्रेन बनाम रूस से कहीं आगे निकलकर बाइडेन बनाम रूस होता जा रहा है, या यूं कहें रूस वर्सेस नेटो होता जा रहा है। खुद ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के रिटायर्ड सैनिकों से लड़ाई में शामिल होने की अपील की थी। ज़ेलेंस्की की गुहार का असर भी हुआ और पिछले 1.5 साल के दौरान कई ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें विदेशों से आए लोग वहां हथियारों के साथ युद्ध लड़ते देखे गए। हालांकि पहले कहा यह गया था कि यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देश हथियार देंगे, जो वो शुरू से कर भी रहे हैं और अब भी ये जारी है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य उपकरण की नई खेप देने का ऐलान किया, तो वहीं जर्मनी ने लेपर्ड टैंक, IRIS-T एयर डिफेंस के लिए रडार और ढेर सारे लड़ाकू ड्रोन का वादा किया। स्पेन ने भी लेपर्ड टैंक के साथ सैनिकों को ले जाने वाली बख्तरबंद गाड़ियां BTR M113 देने का भरोसा दिया, तो स्वीडन तोपों की एक और खेप देने जा रहा है। कनाडा भी 43 AIM-9 एयर टू एयर मिसाइल देगा। इसके अलावा करीब 5,000 गोलियां और सेना को तकनीकी मदद भी मिलेगी। लेकिन हथियारों की मदद की आड़ में अब ये देखा जा रहा है कि कुछ देशों के सैनिक भी रूस से लोहा लेने पहुंच गए, जिनमें अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। यूक्रेन के खिलाफ पिछले साल फरवरी में शुरू हुए इस ऑपरेशन के बाद से ही दुनिया के कई देश 2 खेमों में बंट चुके हैं। कोई खुलकर तो कोई छिपकर इस खेल का खिलाड़ी बना रहा। अमेरिका का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि वहां के सांसद मैट गेट्स ने इस पर बाइडेन से सवाल पूछ लिए। अमेरिकी सैनिकों के विदेश जाकर ऑपरेशन में हिस्सा लेने की मंजूरी संसद ने तो नहीं दी है। बाइडेन लोगों को यह बताएं कि यूक्रेन में अमेरिका के कितने सैनिक मौजूद हैं। ये सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि वहां के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट इसी साल लीक हो गई, जिसमें अमेरिकी जवानों के वहां होने का जिक्र था। इस रिपोर्ट का पेंटागन ने खंडन भी नहीं किया, जिससे शक गहरा गया। इससे पहले पिछले साल जून में यह खबर आई थी कि खुफिया एजेंसी CIA भी यूक्रेन में ऑपरेट कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जो अमेरिका दुनिया पर धाक जमाकर रखना चाहता है, उसी अमेरिका पर चीन की एक चाल भारी पड़ी है। अंतरिक्ष में चीन की छलांग से अमेरिका छटपटाने लगा है और इस छटपटाहट को नॉर्थ कोरिया ने बढ़ा दिया है, जिसके बाद स्पेस में वॉर छिड़ने के आसार बढ़ गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर पेंटागन टेंशन में है? किम और जिनपिंग का कौन सा ऐसा सीक्रेट मिशन है जिसने अमेरिका को परेशान कर दिया है? इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए। स्पेस में छिड़ेगी वॉर, पेंटागन में हाहाकार।
का शटल रवाना, वॉशिंगटन में मचा घमासान। किम भेजेगा स्पाई सैटेलाइट, शुरू होगी स्पेस फाइट। चीन से आई इन तस्वीरों ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है, क्योंकि चीन ने पहली बार नॉन मिलिट्री मैन को स्पेस भेजा है। स्पेस शटल रवाना भी हो चुका है। ये स्पेस शटल रवाना होने से पहले की तस्वीरें हैं, जब अंतरिक्ष यात्री लोगों को हाय बोल रहे थे। लेकिन इन तस्वीरों के साथ ही अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई। अमेरिका को इस बात से बड़ी तकलीफ हो रही है कि चीन भी स्पेस प्रोग्राम में काफी आगे बढ़ता जा रहा है। अब तो चीन ने सिविलियन को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया है। दूसरी तरफ किम जोंग उन के स्पाई सैटेलाइट बनाने के ऐलान से अमेरिका की सांस अटकी हुई है। नॉर्थ कोरिया 31 मई के बाद कभी भी जासूसी उपग्रह भेज सकता है। अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो स्पेस वॉर के लिए तैयार है। यूएस स्पेस कमांड के डिप्टी डायरेक्टर जेसी मोरहाउस ने कहा है, अंतरिक्ष में रूस और चीन के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। अगर धमकी दी जाती है तो वो ऐसा आज की रात से ही कर सकता है। अमेरिका की इस धमकी में उसकी खिसियाहट दिख रही है, क्योंकि चीन लगातार स्पेस मिशन बढ़ा रहा है। चीन का टारगेट है कि 2030 से पहले चंद्रमा पर इंसानों को उतार दे। इसके लिए उसने खुद का स्पेस स्टेशन बना लिया है और उसी स्टेशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों के अलावा पहली दफा एक सिविलियन को भी भेजा है, जो अंतरिक्ष में मौजूद चीन के स्टेशन में जाएंगे। CMSA यानी चाइना मैन स्पेस एजेंसी के मुताबिक चीन का शेनजाओ 16 स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है, जो 5 महीने के मिशन के लिए स्पेस स्टेशन तक गया है, जिसमें एक आम नागरिक के साथ 3 अंतरिक्ष यात्री हैं। सभी स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने के 7 घंटे बाद ही त्यांगोंग स्पेस स्टेशन के कोर मॉड्यूल तक पहुंच गए, जो धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। चीन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद उसने अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है, जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। स्पेस प्रोग्राम में नासा की बादशाहत खतरे में है। दूसरी तरफ अमेरिका की परेशानी किम जोंग उन ने बढ़ाई हुई है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपना पहला मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट 31 मई से 11 जून के बीच लॉन्च कर सकता है, जिसके जरिए वो साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान की वॉर एक्सरसाइज पर नजर रख पाएगा। नॉर्थ कोरिया के इस ऐलान से अमेरिका दिल में लाया हुआ है। जाहिर है, नॉर्थ कोरिया के स्पेस प्रोग्राम में एंट्री और चीन के बढ़ते दबदबे से स्पेस वॉर का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अब अमेरिका टेंशन में है, कहीं चीन उससे आगे ना निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान ने ऐसा हथियार तैयार करने का ऐलान कर दिया जिससे सुपर पावर अमेरिका और इजराइल के भी होश उड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के तरकश का ये वो हथियार है जो अब तक अमेरिका और इजराइल जैसे बेहद ताकतवर मुल्क भी बनाने के लिए तरस रहे हैं। ईरान का ये हथियार है उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसके जरिए वो चाहे तो अमेरिका तक बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। हिल गया अमेरिका। दहल गया इजराइल। ईरान की हाइपरसोनिक पावर। ईरान के इस ऐलान से पूरी दुनिया में खलबली मची। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एरोस्पेस फोर्स ने दावा किया है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है और जल्द ही इसकी ताकत की झलक दुनिया को भी दिखाई जाएगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि रूस और चीन के बाद ईरान दुनिया का तीसरा देश होगा जिसने इतना खतरनाक हथियार बना लिया। इससे सबसे ज्यादा मुसीबत अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के लिए खड़ी होने वाली है। आखिर ऐसा क्यों होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को ईरान ने तैयार करने का दावा किया है उसकी ताकत कितनी है। ईरान के मुताबिक उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 12 से 15 मैक
यानी 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे से 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, जो किसी भी मौसम में अपने टारगेट का पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करना इसके बाएं हाथ का खेल है। मतलब ये कि ईरान अपने हाइपरसोनिक अस्त्र को अजेय बता रहा है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में उसने पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का दावा किया था। हालांकि तब अमेरिका ने वहां से आई इस रिपोर्ट पर शक जताते हुए खारिज कर दिया था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान के ऐलान से इस बार अमेरिका के भी हाथ पांव फूले हुए हैं? डर की वजह नंबर 1, अमेरिका के खुद का हाइपरसोनिक प्लान अब तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, जबकि उसके मुकाबले ईरान जैसा छोटा और कमजोर मुल्क इतने विध्वंसक हथियार के साथ आकर उसे ही इस रेस में पछाड़ गया। डर की वजह नंबर 2, ईरान के इस हाइपरसोनिक मिसाइल की जद में इजराइल के साथ अमेरिका भी आ सकता है। मतलब एक साथ दोनों देशों में वो कहर बरपा सकता है। उसकी सीमा से इजराइल महज 2300 किलोमीटर दूर है, जबकि अमेरिका से ईरान की दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर है। लेकिन टेंशन की बड़ी वजह है फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डा, जो ईरान के बेहद करीब, और वो उसे कभी भी निशाना बना सकता है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार करीब 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, जिसे पकड़ पाना किसी रेडार या मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। इसलिए बाइडेन और नेतन्याहू दोनों को ये डर सता रहा है कि अगर ईरान का दिमाग फिर गया तो पता नहीं वो उनके देश में क्या करते। दोनों देश अब तक इस हथियार के लिए तरस रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन कामयाबी कोसों दूर है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो अमेरिका और इजराइल नहीं कर पाया, आखिर उसे ईरान ने कैसे कर दिखाया? कहीं ईरान की इस कामयाबी के पीछे रूस तो नहीं? यूक्रेन जंग में जिस तरह ईरान ने खुलकर रूस की मदद की, खासकर उसके शाही ड्रोन के जरिए पुतिन ने जिस तरह ज़ेलेंस्की के घर में घुसकर तबाही मचाई, तब से ही ये कहा जा रहा था कि ईरान को इसका इनाम जरूर मिलेगा। दूसरी बात ये कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी रूस के अलावा सिर्फ चीन के पास है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस मिसाइल को बनाने में रूस ने उसकी मदद की हो। इस खतरे का अंदाजा शायद इजराइल को पहले से था, इसलिए उसने खास तौर से अपनी नौसेना के लिए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे सी डोम नाम दिया गया, उसका परीक्षण कर सबको चौंका दिया। इजराइल के मुताबिक उसका ये अस्त्र युद्धपोत पर तैनात करने के लिए तैयार है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने जो वीडियो जारी किया, उसमें सी डोम को जंगी जहाज के जरिए ही दुश्मन को टारगेट करते हुए दिखाया गया। वीडियो में दिखा कि जैसे ही समंदर में सी डोम को दुश्मन के अपनी ओर आने का पता चला, वो उतनी ही तेजी से उसकी ओर उड़ा और फिर आसमान में सटीक वार करते हुए उसका काम तमाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूरोप में एक और जंग की आहट तेज हो गई है। सर्बिया और उसी से आजाद होकर अपने को स्वतंत्र देश कहने वाले कोसोवो के बीच स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। कोसोवो में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना और सर्बों के बीच भिड़ंत हो गई। कोसोवो से उपजी टेंशन यूरोप में युद्ध का एक और विस्फोट शुरू करा सकती है। नेटो की शांति सेना के सैनिक सड़क पर जख्मी पड़े, साथ ही सैनिक उन्हें हिंसा वाली जगह से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सैनिकों के जख्मी होने के पीछे है ये हिंसा। शील्ड लेकर सर्ब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैनात की गई नेटो सैनिकों की इस टुकड़ी पर सर्बों ने हमला बोल दिया। इसके बाद नेटो सैनिकों को भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। झड़प कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना से 45 किलोमीटर दूर ज्वेकान नगर पालिका दफ्तर पर हुई। सर्ब समुदाय के लोगों ने ज्वेकान नगर पालिका पर कब्जा करने की कोशिश की। यहां अल्बानियाई महापौर ने चुनाव जीतने के बाद पिछले सप्ताह पद संभाला था। कोसोवो के उत्तर में सुरक्षा में तैनात शांति सेना ने सर्बों को रोकने की कोशिश की,
तो सेना पर हमला बोल दिया गया। लोगों ने पत्थर, पानी की बोतलें सेना के ऊपर फेंकी। कोसोवो में बसे सर्बो और अल्बानियाई समुदाय के बीच तनाव बढ़ने के बाद सर्बिया ने कोसोवो बॉर्डर पर अपनी सेना को भेज दिया है। कोसोवो में सर्बो और अल्बानियाई लोगों के बीच विवाद पुराना है। कोसोवो में अल्बानियाई और सर्ब दो समुदाय हैं। यहाँ सर्ब अल्पसंख्यक हैं और अल्बानियाई बहुसंख्यक। सर्ब समुदाय के लोगों की जनसंख्या कोसोवो के उत्तर में सबसे ज्यादा है। उत्तरी हिस्सा सर्बिया से लगा हुआ है। ये लोग कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देते। यही वजह है कि सर्ब समुदाय के लोग कोसोवो के किसी भी नियम का पालन नहीं करते।